2018 में झारखंड में आखिरी बार चुनाव हुए थे। 2023 से तमाम नगर निकाय बगैर निर्वाचित पद प्रतिनिधियों के चल रहे हैं। इस पर अफसरों का कब्जा था। आम जनता की फरियाद उन तक पहुंचती ना थी। अब 3 साल बाद फिर से राज्य में चुनाव हो रहे हैं। वैसे ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे, लेकिन पार्टियां मेयर और डिप्टी मेयर के कैंडिडेट दे रही है। 2018 में जेएमएम काफी हद तक गांव की पार्टी थी। नतीजा ये हुआ था कि उस चुनाव में 34 में से 20 निगमों पर बीजेपी और 2 पर आजसू काबिज हुई। जेएमएम और कांग्रेस के खाते में 3-3 निगम आए। इस बार हालात बदले हुए हैं। जेएमएम का कुनबा शहरों तक पहुंच चुका है। ऐसे में इस बार का निकाय चुनाव बेहद दिलचस्प और मुकाबले बेहद करीबी होने की संभावना है। इसी मुद्दे पर हम आज लेकर आए आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। 2018 के बाद एक बार फिर राज्य में नगर निकाय चुनाव आयोजित हो रहे हैं। तब से अब तक क्या बदला है? नगर निकाय 34 से बढ़कर 48 हो गए हैं। पिछली बार चुनाव ईवीएम से हुए थे, इस बार बैलेट पेपर से हो रहे हैं। ट्रिपल टेस्ट पूरा होने के बाद राज्य में पहली बार नगर निगम चुनाव कराए जा रहे हैं। यानी इस बार पहली बार ओबीसी प्रत्याशियों की बड़ी तादाद चुनकर आएगी। अगर आप वोटर हैं तो याद रखिए कि आपको 2 वोट देना है, एक मेयर को और एक पार्षद को। मेयर का बैलेट पेपर गुलाबी होगा, जबकि पार्षद का बैलेट पेपर सफेद रंग का होगा। दावोस और लंदन की कामयाब यात्रा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लौटने के करीब 3 घंटे पहले झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे राज्य में एक साथ 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। राज्य के अंतर्गत कुल 48 नगर पालिकाओं में आम निर्वाचन कराया जाना प्रस्तावित है। इन 48 नगर पालिकाओं में 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 19 नगर पंचायत हैं। इन 48 नगर पालिकाओं में कुल 1087 वार्डों में वार्ड पार्षदों तथा उक्त सभी नगर पालिकाओं के महापौर तथा अध्यक्ष का प्रत्यक्ष निर्वाचन गैर दलीय आधार पर कराया जाएगा। मतदान की तिथि 23 फरवरी 2026 होगी और मतदान की अवधि होगी प्रातः 7 बजे से अपराह्न 5 बजे तक। आयोग के ऐलान के साथ ही झारखंड में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। 23 फरवरी को सभी निकायों के लिए वोटिंग होगी, जबकि चुनाव के नतीजे 27 फरवरी को आएंगे। 29 जनवरी से 4 फरवरी तक नामांकन होगा। 6 तक नामांकन वापसी की जा सकती है। 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह यानी सिंबल का आवंटन होगा। 23 फरवरी को निकाय चुनाव का मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 27 फरवरी को मतगणना होगी। राज्य में वार्डों की संख्या 1087 है, जबकि कुल मतदान केंद्रों की संख्या 4304 है। इनमें से 896 बूथ अति संवेदनशील घोषित हैं। राज्य में 21,26,227 महिला और 22,07,203 पुरुष वोटर हैं। 144 ट्रांसजेंडर वोटर भी मतदान में हिस्सा लेंगे। राज्य में निकाय चुनाव में कुल मतदाता 43,33,574 हैं। बहुत खुशी की खबर है, क्योंकि लोकतंत्र का हर पर्व लोगों में नई ऊर्जा का संचार करता है। अब शहर नगर डहर के लोग अपने अपने जो रिहायशी इलाके है उसकी बुनियादी सुविधाओं के लिए सरकार से बेहतर चीज़ें प्राप्त करने के लिए अपने अपने क्षेत्र के प्रतिनिधियों को चुनेंगे। यहाँ जितना ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होगा उतना ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगा और अच्छे व्यक्ति भी चुनकर आएंगे। बहुत बहुत शुभकामना इस पर्व के लिए। तमाम बहानेबाजी के बाद अंत में हाईकोर्ट और भारतीय जनता पार्टी के दबाव में झारखंड सरकार झुकी और आज राज्य चुनाव आयोग ने नगर निकाय चुनाव की घोषणा की है। जहां तक हमारी तैयारी की बात है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस संगठन में सभी कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन
किसी भी संघर्ष और किसी भी चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारी तैयारी काफ़ी अरसे से चल रही है, पिछले 1 वर्षों से लगातार हम इस को लेकर तैयार हैं। राज्य स्तर पर पर्यवेक्षक की नियुक्ति कर दी गई थी, जिला स्तर पर भी और निकाय स्तर पर भी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई थी और वो उन्होंने जिलों में घूम भी लिया है, बैठ के कर चुके हैं वो लोग जिनकी नियुक्ति की गई थी नगर निकाय चुनावों को लेकर। और इस चुनाव को लेकर, नगर निकाय चुनाव को लेकर हम पूरी तरह से गंभीर हैं। और गंभीर ही नहीं, हमारी तैयारी काफ़ी हद तक अच्छी है। हम लोग लगातार महीनों से बैठक कर रहे, वार्ड का दौरा कर रहे थे, बिलें बना रहे थे। हमें ऐसा अंदेशा था कि आज ही घोषणा होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण दिन था, समय कम है, मैदान में उतरने का समय आ गया है। तो हमें लगा ये आखिरी दिन जब हम लोगों को अपने ऑफिस बुला सकते। इसके बाद जब मुलाकात होगी हमारे वर्करों से तो फील्ड में, चूँकि ये चुनाव पार्टी सिंबल पे नहीं हो रहा, लेकिन हमारे पार्टी के बहुत सारे पत्रकारी और बहुत सारे कांग्रेस के विचारधारा वाले लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हमारी जो पूरी शक्ति हो वार्ड में ऐसे लोगों के पीछे हम लगाए। निकाय चुनाव में नोटा का प्रावधान नहीं है। ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहे। पंडरा में काउंटिंग सेंटर बनाया जाएगा। राज्य के कुल 48 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिनमें 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। 2018 में जब आखिरी बार नगर निकाय के चुनाव हुए थे, तब राज्य में कुल 34 नगर निकाय थे। इस बार उनकी तादाद बढ़कर 48 हो गई है। बीते 2 नगर निकाय चुनावों की बात करें तो 2013 में 38% वोटिंग हुई थी, जबकि 2018 में मतदान प्रतिशत बढ़कर 49.3% हो गया। उम्मीद है कि इस बार वोटिंग के प्रतिशत में और इजाफा होगा। राज्य में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है। 23 फरवरी को मतदान होंगे, 27 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले 29 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो भी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 6 तारीख को नामांकन वापसी की तिथि होगी। तो कह सकते हैं पूरी तरह से जो लंबे समय से इंतज़ार था नगर निकाय चुनाव की, वो अब उसकी तस्वीर साफ हो चुकी है और शहर की सरकार बनने के लिए तैयार है। कौन जनप्रतिनिधि होंगे इसका फैसला 27 फरवरी को होगा। अपने सहयोगी नीरज के साथ अनय खंडेलवाल, नक्षत्र न्यूज़, रांची। तो आखिरकार निकाय चुनाव के तारीखों की घोषणा हो गई है। मीडिया का सवाल, हाईकोर्ट की फटकार और विपक्ष के लगातार सवाल के बाद तमाम सवालों का जवाब मिल गया है और इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। और इस बार ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, दलीय आधार पर चुनाव नहीं होंगे। ये मुख्य बिंदु है जो आज घोषणा हुई उसकी। और हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे, उसके बाद फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कमल ठाकुर साहब है हमारे साथ, कांग्रेस के नेता। कमल साहब बहुत स्वागत है आपका। क्षितिज मिश्रा आरजेडी के नेता है, क्षितिज बहुत स्वागत है। संजीव विजयवर्गीय जी हैं, बीजेपी के नेता। संजीव जी बहुत स्वागत है आपका। और आंसू से हमारे साथ परवास खान साहब हैं, सभी दर्शकों को बहुत स्वागत है परवास साहब आपका। संजीव विजयवर्गीय साहब से शुरुआत करते हैं। संजीव साहब, जैसा मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि एक लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। आप लोग मुखर होकर चुनाव के बारे में सरकार से सवाल पूछते रहे, आखिरकार इंतजार खत्म हो गया। किस रूप में देख रहे हैं इसको? देखिए, लगातार 3 वर्षों से चुनाव को लंबित रखा गया 34 स्थानों पर और 5 वर्ष लंबित रखा गया 14 स्थानों पर। आपको ध्यान में होगा जी, धनबाद का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो गया था। तो ऐसे कई निगम जहां अफसरशाही से काम चल रहा था और अगर विकास की खाका को देखेंगे तो पिक एंड चूज चल रहा था। जनता की आवाज़ या जनता की डिमांड को पूरा करने का कोई मंशा सरकार की थी नहीं, इसलिए प्रशासनिक तौर पर इसको किया जा रहा था। मैं समझता हूं कि शहर की जनता को ने आज राहत की सांस ली होगी कि अब कम से कम आने वाले 1 महीने में उनकी सरकार बनेगी और उनके सरकार के माध्यम से मोहल्ले मोहल्ले में एक विकास जो चाहिए वो दिखेगा। नगर निगम चूँकि मोहल्ले से जुड़ा हुआ चुनाव होता है तो एक एक जनता को इससे फ़ायदा होगा। और मैं धन्यवाद देता हूं चुनाव आयोग को कि आज उन्होंने एक अच्छी रेखा खींची है कि कम से कम होली के पहले इस चुनाव को संपन्न कराने का प्रयास किया है। चलिए परवास साहब का रुख करते हैं। परवास साहब, घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है। आप लोग भी बहुत मुखर होकर सवाल सत्ता से पूछ रहे थे। आज तो खुशी होगी कि भाई तारीखों का ऐलान हो गया। जी धन्यवाद सर। देखिए, खुशी तो है, हम लोगों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया है क्योंकि ये सरकार जब आई थी तो एक बड़ी आबादी, ओबीसी आबादी को नेतृत्वहीन कर दी थी पंचायत चुनाव में।
फिर हमारे माननीय अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने सर्वोच्च न्यायालय गए, फिर यहाँ सरकार को लगातार हमको लगता है कि कोर्ट का फटकार सुनने के बाद ट्रिपल टेस्ट हुआ और आज राज्य निर्वाचन आयोग ने अंततः चुनाव का घोषणा कर दिया। लेकिन इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि चुनाव का तो घोषणा हो गया सारी, लेकिन यहाँ तो दलीय आधार पे भी बात हो रही थी कि दलीय आधार पे अगर चुनाव हो जाता तो और अच्छा होता, क्योंकि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जिस तरह से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं, एक पोस्टर बॉय बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि आपको लोकतंत्र में इस तरह का चीज़ें अच्छा दिखाई देगा? क्योंकि ये दलीय आधार पे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह तो लगा हुआ है, क्योंकि एक रोस्टर का भी विवाद हुआ था कि पिछला बार पंचायत चुनाव ये करा दिए, ओबीसी आरक्षण को, ओबीसी आबादी को नेतृत्वहीन कर दिए। इसमें रोस्टर का विवाद है। शेड्यूल कास्ट को भी देखा जाए, धनबाद जैसी बड़े आबादी जहाँ शेड्यूल कास्ट था तो वहाँ पे जनरल कर दिया गया। तो ये सब चीज़ ओवरऑल है, लेकिन सारा कुछ है। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन करूँगा, कम से कम ये चुनाव सिविक बॉडी का होगा और ये जो चीज़ें जिस तरह से हुआ, जो 20 तारीख को कांटा टोली में जिस तरह से घटना घटी थी, नाला में 2 साल का बच्चा डूब के मर गया था, उस तरह का चीज़ें विभत्स तस्वीरें हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अधिकारियों के हाथ पे सरकार सारा कुछ दे दिया था। पिछला 3 साल से राजधानी ऐसा जगह पे खुला था, मेन होल खुला था, नलियाँ खुली हुई थी, लोगों के घर में बारिश की पानी घुस जा रही थी। आप नक्षत्र टीवी और इसका लिए और साधुवाद दूंगा कि नक्षत्र टीवी बार बार इस मुद्दा पे हमेशा लेके आए कि नागरिक की सुविधाओं के लिए चुनाव कब होगा। और आज नक्षत्र टीवी का भी एफर्ट को सलाम है, क्योंकि उन लोगों के मीडिया कर्मियों के सलाम है कि जो उन्होंने एफर्ट लगाया कि चुनाव हो, बार बार हो। और मैं चाहूँगा कि मीडिया की नज़र से चुनाव निष्पक्ष हो और सरकार को भी चाहिए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश से वापसी हुआ, एयरपोर्ट पे उनका संबोधन भी हम सुन रहे थे आपके चैनल में, लेकिन उन्होंने एक चीज़ लगा कि बहुत सारा उम्मीदें लेके, लेकिन एक चीज़ देखिए सारिफ कि गणतंत्र दिवस जैसा महापर्व, एक तो नियति, एक बात तो प्रभात साहब आप अभी जिक्र कर रहे थे कि कोई युवक बह गया, मुस्कान नाम की एक बच्ची बह गई थी हिंदपीढ़ी से, और कुकर में भी एक शख्स बह गया था जी। उस वक्त शायद नगर निगम एक्टिव थी, सरकार आपकी थी शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। नहीं, जाहिर सी बात है, अगर त्रुटियां जब हुई थी या 2020 का मेरे पास डेटा है, 2020 में भी हुई थी, सरकार आने के बाद भी हुई है। मैं किसी मौत के लेके नहीं है, अगर त्रुटियां हैं तो त्रुटियां को दिखा के ही ये सत्ता पे आए थे। और सत्ता पे आने के बाद अगर उसका निराकरण के लिए 3 साल ये नगर निकाय चुनाव नहीं कराए, तो इसमें आप सोचिए कमिटमेंट दिखाई दे रहा था क्या सारी? अगर कमिटमेंट दिखाई देता तो ये 20 तारीख का जो घटना कांटा टोली में हुआ, जो 2 साल का बच्चा डूबा, वो मरता नहीं, एक माँ का कोख तो नहीं उजड़ता। आप तो उसी कमिटमेंट में आए थे ना, आप तो वही प्रलोभन दे के आए थे जनता को। मैं उस पर बोल रहा हूं, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। कमल साहब, मैं कहीं कोई चीज पे लेके कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट है सारी, हर एक चीज को ब्लैक एंड व्हाइट की तरह देखना चाहिए। जो चीजें यहाँ कहीं गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, उसको आप पूर्ण करने के लिए आप आए थे और आपको जवाबदेही है। लेकिन वो 3 साल क्यों गैप कर? जवाबदेही है, उसका भी जवाब दे दीजिए। और जो प्रभात साहब ने बताया कि प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, पोस्टर जारी हो रहा है, क्या मैं समझा नहीं, आपने कहीं देखा क्या इसको? पोस्टर जारी नहीं, पोस्टर बॉय बोल रहा हूं कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, आप सत्ता पे हैं। मैं बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पोस्टर बॉय हैं, जब वो अपने पार्टी के एक समर्थित अगर करे तो दलीय आधार पे होना चाहिए था। चलिए, अब तो चुनाव की घोषणा हो गई है, जनता के पाले में, लेकिन इस पे देखना पड़ेगा कि सत्ता हो सकता है मुख्यमंत्री को पसंद करे, हो सकता ना करे, ये भी है। चलिए कमल साहब, देखिए आज जो राज्य निर्वाचन आयोग ने घोषणा की है, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने टाइम बहुत कम लिया है, जिससे ना प्रत्याशियों को कोई परेशानी है, ना राज्य के जनता को कोई किसी तरह की परेशानी हो। तो सबसे बड़ा साधुवाद इस बात के लिए है कि निर्वाचन आयोग ने अच्छी पहल की और इसको सबको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत दिन से ड्यू था चुनाव, लेकिन कुछ कारण था, उसको प्रभात जी या कोई और नहीं बता पाए। जैसे 2020 में जो चुनाव होना था, कोरोना काल के चलते कुछ डिले होते गया। देखिए, इस देश में कोरोना के काल में बहुत चीज़ डिले हुआ है। अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो जनगणना भी 5 साल डिले हो गया। 2 साल अगर काट दे कोरोना के तब भी डिले, बहुत डिले। तो 5 साल जनगणना का भी डिले हो गया है, वो भी तो देख लीजिए 27 में होगा। तो इसको डिले तो हो गया, ये तो सब लोग मान रहे हैं, इस राज्य की जनता मान रही है, इस राज्य की सरकार भी मान रही है कि डिले हुआ है।
लेकिन आप नाला नाली में बह गया बच्चा, ये तो ठीक आपने बता दिया इनको, आईना तो आपने दिखा दिया। हम तो कोशिश नहीं करते हैं जल्दी परवाज जी को आईना दिखाने के लिए, क्योंकि इनकी पार्टी का बहुत मतलब नहीं है इन सारे चुनाव में, और ये लोग डरे हुए लोग हैं। ये लोग सिंबल पर चुनाव के लिए क्यों परेशान है? क्योंकि इनको पता है कि जब जनता का चुनाव रहेगा तो वहाँ ये लोग नहीं सकेंगे। इनके खिलाफ में और भी चीज़ है, ईवीएम रहता तो कुछ ना कुछ ही जो दिमाग लगाते हैं वो लगाते, लेकिन इस बार तो इनके साथ वो भी नहीं है, फंस चुके हैं। ये हार पहले क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अरे लड़िए पहले राज्य में। नहीं, ईवीएम पे कम से कम आप लोग सवाल मत उठाइए, ईवीएम के सहारे ही आप लोग सत्ता में काबिज हुए हैं। आप एक बात समझ लीजिए, मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, अब फिर एक बार बता दे रहा हूं कि पूरा देश का भी चुनाव अगर हम जीत लेंगे ना, फिर भी ईवीएम पर सवाल है, फिर भी ईवीएम पर सवाल है। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बताता हूं, मैं 2009 का चुनाव का हमेशा एक हवाला देता हूं जी। मेरा बूथ जहां है वहां कांग्रेस से गोपाल शरण नाथ शाहदेव जी थे, ठीक है, रामजी लाल शारदा खड़े थे। फॉरवर्ड ब्लॉक से हमारे ही ब्लॉक में रहती हैं, पार्षद भी अभी थी पिछले में उर्मिला यादव जी, वो भी खड़ी थी। और जब चुनाव का गिनती हो रहा था तो कांग्रेस को 1 वोट, उर्मिला जी को 0, बीजेपी को 1 वोट, एक निर्दलीय उम्मीदवार था उसको 267 वोट मिल गया। तो सवाल तो है जो हम देखें इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात बता रहा हूं कि अब तो निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दिया, अब सारे लोगों को मिलकर चुनाव में जाना चाहिए। पहले ही तड़प के क्या मिलेगा? अरे आप तो पिछले 6 साल से तड़प तड़प के जा ही रहे हैं, ये भी चुनाव आपके हाथ से तड़प के ही जाएगा। क्योंकि आपने जो पहले वाले चुनावों में काम किए हैं, आपने जो नाली में बच्चों को बहा दिया है, तो आज आप हम पर सवाल, अच्छा वो नाली बनाया कौन था भाई? किसके शासन काल में इस तरह का नाला बना था? किसने उस लूट खसोट को व्यवहार में लाया था? कौन उस समय नगर विकास मंत्री थे? ये सारी बातों को ध्यान में रखिए। लेकिन उसके बाद भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चुनाव आ गया है, ये नगर का सरकार बनेगी। देखिए हम लोग हमेशा से पंचायत के सरकार के पक्षधर रहे हैं। पहली बार हम लोग ने ही पंचायत को इतना अधिकार दिया था, फिर पंचायत को और नगर को हम लोग अधिकार देना चाहते हैं। और रोड नाली और जो जनता, देखिए होता क्या है ना, ठीक बात विजयवर्गीय ने कहा कि जनता का सरकार, और जनता जो है ना सबसे करीब अगर किसी का होती है तो पार्षदों के करीब होते हैं। अपनी बात को वहां रखने में उसको हिचक नहीं होता है। प्रशासनिक आदमी के सामने जाने में जरूर निश्चित रूप से कष्ट होता है, ये बात मैं भी मानता हूं। चलिए अच्छी बात आपने माना। देखिए आप कष्ट के साथ छोड़ दिया आपने जनता को 5 साल। आप सुन लीजिए मेरी बात को समझिए, हम तो जुमलेबाज पार्टी के नेता हैं नहीं, मैं तो फैक्ट पर बात करता हूं और जो सत्य है वही बोलूंगा। अप्रिशिएट करो कि इस बात को आपने माना कम से कम। नहीं मैं वही बात, जनता का क्या हाल नहीं वही बात मैं बोल रहा हूं। अच्छा एक बात, कमल साहब आते हैं, आप ही की कुछ परवाह साहब शॉर्ट रखिएगा। कमल साहब फैक्ट पे बात करते हैं, मैं फैक्ट भी दिखा दे रहा हूं। कमल साहब फैक्ट के साथ साथ में कुछ भ्रम भी फैला के चले जा रहे हैं। देखिए ये कांटा टोली का, आपने पीसीआर को बोलिएगा स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ये कच्ची नाली थी कमल साहब, आप बता रहे हैं कि सबसे नजदीक पार्षद होते हैं, तो 3 साल क्यों रहा? मैं आपको आंकड़ा के साथ सारी बताता हूं। 8 बार माननीय कोर्ट ने फटकार लगाया सरकार को, 8 बार, एक बार में नहीं 8 बार। अरे किसी को सोया हुआ को जगाने के लिए एक बार आवाज दिया जाता है, जो सोने का नाटक करता है उसे 8 बार कोर्ट की आंटर खानी पड़ती है। साहब अरे सबसे ज्यादा कोर्ट तो आप ही लोग चले गए हैं। जब चुनाव प्रक्रिया चालू होने का रहता है आप कोर्ट में पहुंच जाते हैं, तो आप अपनी गलती को दूसरे पर क्यों थोप रहे हैं? अच्छा चलिए, आप तो ये भी देखेंगे कि आप कितनी बार कोर्ट गए हैं। आप चुनाव होने ही देना नहीं चाहते, क्योंकि आप जो है नहीं आप चाहते ही नहीं है कि शहर की सरकार बने, आप शहर को विकास के रास्ते पर जाने ही देना नहीं चाहते हैं। लौटेंगे आपके पास कच्ची नाली दिखा दिया, क्षितिज आरोप लग रहे हैं आप लोगों को भाई। अब मैं चाहूंगा दिल थाम करके फैक्ट को हमारी भी सुना जाए, बीच में उछला कूदी ना किया जाए, वो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं। चलिए बात रखिए। देखिए
ये कह रहे थे कि हमने इतना साल तक डिले क्यों किया कि 2 साल कोरोना का समय, इसके बाद आपने बताया कि आप चले गए थे कोर्ट ट्रिपल टेस्ट के लिए, हमने ट्रिपल टेस्ट करवाया, रिपोर्ट सौंपा, इसके बाद चुनाव करवाने की प्रक्रिया में हम आगे आ गए। दूसरा सवाल, इन्होंने ओबीसी का बड़ा दर्द छलक रहा था, 27 से 14% हमने नहीं किया था आरक्षण ओबीसी का, किसने किया था और किसका समर्थित सरकार थी वो आप भी जान रहे हैं। आज आप बोल दीजिए कि ये गलती था उनका ये 27 से 14% करना। दूसरा बात, ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन जी पोस्टर बॉय बन के बैठे हुए। भाई हम तो निवेदन कर रहे हैं कि आप जाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बुला लीजिए। क्या मोदी जी का पोस्टर से डर लगने लगा है क्या? लोग मोदी जी का पोस्टर नहीं मान रहे हैं क्या? हम तो कह रहे हैं कि आप आंसू प्रमुख का भी फोटो लगवाइए, किसने मना किया है? अब जनता के प्रत्याशी अगर आपका फोटो न लगा करके हेमंत सोरेन जी का फोटो लगा रहे हैं तो प्रभात जी का दिल में दर्द हो रहा है और होना भी चाहिए। यह डर अच्छी है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका हश्र कैसे विधानसभा चुनाव में हुआ है और इस बार भी होगा। दलीय चुनाव पर यह बात कर रहे थे, हमने दलीय चुनाव इसलिए नहीं करने का हम पक्षधर थे, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि यह मोहल्ले की सरकार होती है, मोहल्ले के लोग ही चुन करके आए और किसी पार्टी की मुखबिरी वो ना करे, वो पार्टी की विचारधाराओं को मोहल्ले में ना सौंपे, बल्कि वो अपनी विचारधारा मोहल्ले की विचारधारा को रखे और वो लोगों का काम करे, वो हमने कर रखा था। विपक्ष का कहना है कि पिछले चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप कर दिया था, इस बात से डरती है सत्ता पक्ष। विपक्ष का तो कहना बहुत कुछ हो सकता है, विपक्ष कैसे डर रहा है? नतीजे भी यही बता रहे हैं कि आजसू बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया। शारिक जी, हमने अपनी बात बताई कि हम क्यों दलीय चुनाव नहीं चाहते थे। अभी डर मैं अभी प्रूफ कर देता हूं डर किसको है। हेमंत सोरेन जी का शायद एक आध आदमी, अगर अभी तो हमको लगता है पोस्टर नहीं लगाया जाता आचार संहिता में, लेकिन अगर पहले किसी ने पोस्टर लगाया भी होगा तो डर कौन बता रहा था कि हेमंत सोरेन जी पोस्टर बॉय बन गए हैं। और ये हमारे लिए खुशी की बात है, ये हेमंत सोरेन जी की खुशी की बात है कि हेमंत सोरेन जी की इतनी लोकप्रियता बढ़ गई है कि आम जनता उनका फोटो लगा करके चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का फोटो लगाना सब भूल गए भाई, आंसू प्रमुख का फोटो लगाना भूल गए सब। क्यों भूल गए? और इसका दर्द तो होना भी चाहिए, और यही बताती है कि आपका इस चुनाव में भी क्या हश्र होने वाला है। ये कह रहे थे विकास की बात करते हैं ये लोग, कौन विकास का बात करता है? ये चारों तरफ से फंसते नजर आते हैं। पूरा रांची पानी से भर गया था, ये हमारे ऊपर सवाल उठा रहे थे। जब पूछा गया कि सड़क नाला किसने बनवाया था, किसके सरकार में बना, तब ये चुप हो गए। ये कह रहे थे कि एक बच्चा नाली में गिर गया। देखिए प्रभास ने उसका तो एक बहुत अच्छी बात कही ना कि ये जो कमियां हैं, कमियों को दिखाकर आप लोग सत्ता पे काबिज हुए। सारिक जी बहुत अच्छी बात की है इन्होंने, हम भी कह रहे हैं बहुत अच्छी बात करें, उसी का जवाब दे रहे हैं इनका। लेकिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, इनका दर्द छलका अभी छलका। आपने बताया तो कहा कि नहीं उस समय कोई दिक्कत नहीं है, अब ये लोग आए उसको ठीक करेंगे। हाँ ठीक कर रहे हैं, सारी चीजों को ठीक कर रहे, कहीं कहीं त्रुटियां होती है उसको भी ठीक किया जाएगा। लेकिन इनका दिल उस समय नहीं दहला जब हाईवे पे एक लड़का जा रहा था, वो गिर गया एक गटर में, 2 घंटा तक गाड़ी के ऊपर खड़ा रहा, उसको बचाया जा सकता था, एक आदमी नहीं घुसा। और एनडीआरएफ के जो वहां के जो हेड थी वो ज्ञानेश कुमार जी की पुत्री थी, उन पर कार्रवाई नहीं हुआ। उस वक्त तो दर्द नहीं छलका। अभी भी पूछ लीजिएगा, जान सबका बराबर होता है, जान सबका बराबर होता है, उसको ध्यान में रखिए। और देखिए कोई बात नहीं, आप लगाइए मोदी जी का पोस्टर, अगर नहीं चल रहा है, अगर आंसू प्रमुख का लोग नहीं लगा रहे, कम से कम आप लोग लगा लीजिए, दूसरा का विरोध मत कीजिए। चलिए एक बार शॉर्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं संजीव जी का। संजीव जी, जो सत्ता पक्ष कहना है, आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि दलीय आधार पर नहीं चुनाव कराया जा रहा है, लेकिन दलीय आधार पर जो चुनाव हुआ था, मान लीजिए अगर सत्ता पे जो लोग काबिज हैं उनकी सरकार अगर बन जाती तो फिर वो जो आपने टेन्योर देखा है कि हमेशा सरकार पर आरोप कि सरकार भेदभाव कर रही है, फंड जारी नहीं कर रही है, और जो क्षितिज कर रहे हैं वो भी जस्टिफाइड एक तरह से कि जो गली मोहल्ले के लड़के हैं जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। देखिए पूरे देश में आप अगर देखेंगे तो दलीय आधार पर चुनाव होता है। झारखंड और बिहार 2-3 ऐसे स्टेट हैं जहां निर्दलीय चुनाव होता है, लेकिन इसकी विसंगति को अगर देखेंगे, मैंने भी 15 साल बहुत नज़दीक से नगर निगम को देखा है। जब आप नगर निगम में काम करेंगे, जी। सरकार के साथ समन्वय,
सरकार के साथ अगर समन्वय नहीं बनाते हैं तो नगर निकाय को कितनी शक्तियां हैं वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। जाहिर तौर पर अब वो शक्तियां अगर सरकार की शक्ति के साथ नहीं मिले तो हम मोहल्ले से चुनाव तो जीत जाते हैं, लेकिन मोहल्ले की कमियां को कैसे दूर करेंगे। और जो आज भ्रष्टाचार इस मामले में कि अगर निर्दलीय खड़े होते, अब आपने देखा कि डिप्टी मेयर का चुनाव पिछले बार डायरेक्ट चुनाव हुआ था, इस बार फिर आप लोगों ने इनडायरेक्ट चुनाव करा दिया। अब इनडायरेक्ट चुनाव से होगा क्या? केवल पैसे का खेल होगा। इनडायरेक्ट चुनाव से एक बार आप अगर डिप्टी मेयर बन जाते हैं तो साल भर बाद फिर ये खेल होगा। देखिए क्या है कि सत्ता सरकार ऐसी चलनी चाहिए जो जनता का काम कर सके, पारदर्शी हो सके और परेशानी आपस में झेलना नहीं पड़े। मुझे लगता है कि सरकार ने एक काम तो जरूर अच्छा किया है, यह किया है कि 5 साल चुनाव नहीं कराया है। चुनाव नहीं होने से क्या हुआ है, जो काम पिछले 5 वर्ष पूर्व अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखने लगा था शहर, फिर से खराब की ओर नजर आने लगा है। मेरे को लगता है कि दलीय आधार पर चुनाव कराने में अब हेमंत जी या जो भाई साहब बैठे हैं उनके मन में है कि नहीं हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हम पूर्ण बहुमत से और पूरे तन मन से लग के काम भी कर रहे हैं और सरकार भी बनाने योग्य स्थिति में है। तो फिर दलीय आधार पर दिक्कत कहाँ है? दलीय आधार पर अगर आप चुनाव कराते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि राज्य सरकार चल कैसे रही है और जनता कैसे मान रही है। खुद अपना नहीं मानना चाहिए, जनता से भी एक बार क्रॉस जरूर बीच बीच में करना चाहिए, जिससे कि पता चलता रहे कि हम कितना अच्छा और कितना खराब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है दलीय आधार पर तो जरूर चुनाव होना चाहिए। दूसरा, अभी बात हुई थी ईवीएम पर, मैं जरूर उस पर बोलना चाहूंगा। 2008 का चुनाव मैं भी लड़ा था चुनाव, और वार्ड 10 नंबर का मैं प्रत्याशी था और मेरे वोटों की गिनती 3 दिन बाद हुई थी और 3 दिन बाद भी वो संपन्न नहीं हुआ था, चौथे दिन तक गिनती चली थी। अब आप सोच सकते हैं जहां आधुनिकीकरण की ओर हम जा रहे हैं, जहां पूरा देश आज विश्व में एक नाम कमाने जा रहा है, वहां हम ईवीएम से वापस आ गए बैलेट पे। 5 दिन तक प्रत्याशियों को पंडरा के मतगणना स्थल पर रहना पड़ेगा, वहां भूखे प्यासे उसके कार्यकर्ता रहेंगे और तब तक पता नहीं कहां गंडागोल हो जाए। और हमने देखा है 2-4 प्रत्याशियों का नाम भी मेरे पास है जो पिछले बार बैलेट के चुनाव में हारने के बाद भी जीत का सर्टिफिकेट लिए थे। जिसकी सरकार रहती है वो ये कर सकती है, इसीलिए मेरा बिल्कुल आज भी ये डिमांड था। चलिए, तो जो आरोप आप लोगों पे लगाती है यूपीए इंडिया अलायंस, उसकी आप ही जवाब दे रहे हैं कि जिसकी सरकार है वो कर सकती है ये। तो निकाय चुनाव की घोषणा के बाद राज्य जिला प्रशासन की ओर से डीडीसी सौरभ कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी दी है। डीडीसी ने बताया कि रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल 53 वार्डों के लिए मतदान होना है, जिसमें कुल 909 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 507 संवेदनशील है, 128 अति संवेदनशील बूथ है। कुल मतदाताओं की संख्या 10,27,723 है, जबकि बुंडू नगर पंचायत के 13 वार्डों के लिए 16 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां 16,625 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2 अलग अलग, जैसे रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद में होना है, और इसका हम लोगों ने बेसिक होमवर्क किया हुआ है। जैसे कुल वार्डों की संख्या 53 रांची में है और बुंडू में 13 है, तो दोनों जगह मिला के कुल 66 होती है। और जो मतदाता का जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो 10,27,000 के आसपास रांची में है और 16,625 करीब 16,500 से लेकर 17,000 बुंडू में है। और बूथ की संख्या 909 रांची में है और 16 कुल 925 रांची बुंडू मिला के। नहीं, जो समय जैसे जो टाइम बाउंड तरीके से, सबसे अच्छी बात यह है कि जो टाइम बाउंड तरीके से जो प्रोसेस हमें पूरा करना है उसके हिसाब से हमें मैन पावर डिप्लॉय करके सभी क्वेश्चन का गठन हो चुका है और सभी में टीम भी डिसाइड हो गई है कि कौन टीम काम करेगी, तो उसी के हिसाब से हम लोग टाइम बाउंड तरीके से चलिए, तो डीडीसी ने पूरी जानकारी दी है मतदान को लेकर और एक बार फिर मेहमानों का रुख करते हैं और हम चलेंगे परवाज साहब के पास। परवाज साहब, जो 2 चीज़ का आप लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से नहीं बैलेट से होना चाहिए और एक दलीय आधार पर, ये बैलेट ईवीएम का जो सवाल है ये बहुत
पेचीदा सा नजर आ रहा है, क्योंकि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में जो पंचायत चुनाव हुए थे उसमें बैलेट पेपर से हुए थे, तो उसकी पारदर्शिता या फिर आप लोगों को मिसयूज करने का ये जो आरोप है ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं हो रहा है। देखिए, हर कोई को चाहिए, चाहे वोटर चाहे आपका जो चुनाव लड़ने वाले, ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। और आज का डेट में टेक्नोलॉजी है, आप सीसीटीवी कैमरा से सब तरह से लैस हो सकते हैं, उसका डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर उसमें भी लोग कोई चोरी करना चाहे तो जहाँ भी देखिए चोरी करना चाहे इस तरह का चीज़ होता है तो उसको आपको निर्वाचन आयोग का इसमें जिम्मेवारी होती है कि वो निष्पक्षता के साथ कराए। और हमारा बार बार आग्रह है कि निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक मूल्यों पे आधारित है। क्योंकि इस पब्लिक मूल्य के लिए जब हम लोगों ने संघर्ष किया और माननीय कोर्ट ने इनकी सरकार को कौन कौन शब्द से नवाजा, आपको मैं बताता हूँ। असंवैधानिक, दूसरा नंबर, आप बहाने बना रहे हैं, आलोचना कोर्ट का सुनिए, आप बहाने बना रहे हैं, सार्वजनिक कार्यालय को आप बंधक बना रहे हैं, तो ये सब चीज के बावजूद भी अगर ये सरकार 3 साल के बाद आई है तो मैं वही बार बार बोल रहा हूँ। देखिए कमल साहब, कमल साहब, ये 1947, फिर आप देखिए, फिर आप 1947 में आप कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। अच्छा नहीं परवाज साहब, आपसे नहीं परवाज साहब, सवाल आपसे ये था, आपने जो सवाल था, सवाल ही 1947 और अपने ही रघुवर दास के कार्यकाल में पंचायत चुनाव जो हुए बैलेट पेपर से हुआ, तो इस बार बैलेट पेपर से हो रहा तो क्यों इतना हुआ? और बदनाम भाजपा वाले को करते हैं। पीछे कोर्ट ने क्या, आप बताइए, अभी कमल साहब का वर्षन सुनिए, घोषणा पर तो कमल साहब का वर्षन सुनिए। मैं इसमें 8 बार माननीय कोर्ट ने फटकार लगाया था और मैं कोर्ट का टिप्पणी बता रहा हूँ कि सरकार के बारे क्या क्या गया, बेशरम से लेके बोला। चलिए और आप अच्छा उसका ये 1947 चले गए। अच्छा परवाज साहब देश आजादी के बाद उसमें भी हम लोगों ने डिबेट किया, जब कोर्ट ने टिप्पणी की है, जब कोर्ट ने टिप्पणी की हमने उस पर चर्चा की है। हार अजीत कहाँ हुआ? अच्छा कमल साहब, हार अजीत कहाँ हुआ? चुनाव हुआ नहीं, डर गए। सनद रहे, जनता को सब कुछ याद है और उसी याद करके वोट देगा जनता। 48 नगर निकाय को आप नेतृत्वहीन करके रखे थे, और जनता को याद रहेगा ये जनता का चुनाव है। अरे 56 सब याद रखा जाएगा वोट के दिन, कमल साहब, सब याद रखा जाएगा। 56 सीट दिया है हमको। 2 साल का बच्चा खुली नाली में डूब के मरा है 20 तारीख को। आप एक संवेदना प्रकट नहीं किए, आप राजनीति करते हैं, आप दूसरे स्टेट चले गए, आप दूसरे स्टेट चले गए। एक संवेदना नहीं है उस माँ का, जिस माँ का कोख उजड़ गया, उसके लिए एक संवेदना नहीं है। आप बोलते हैं नालिया को, कच्ची नाली दी हो, किसने बनाया? कच्ची नाली दी। आप अल्पसंख्यक की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यक एरिया का हालत जाके देखिए किस तरह से गंदगी में। हम लोग सबकी राजनीति, ये सब नहीं है। परवाज साहब आप ऐसी बातें बोल रहे हैं ना, आप ऐसी बातें बोल रहे हैं परवाज साहब कि आप ही पे सवाल बन रहा है। कमल साहब, परवाज साहब आप ऐसी बातें बोल रहे, सवाल आप ही भी बन रहा है। आप लोग तो भाई डबल इंजन की सरकार थे, ट्रिपल इंजन हो गई थी यहाँ पर नगर निगम को लेकर। यहाँ बैठे लेकिन क्या स्थिति थी? कुछ नहीं किया, ट्रिपल इंजन की सरकार जी कह रहे हैं बैठे हुए इन्होंने कुछ नहीं किया, बेइज्जत कर रहे हैं। मेरे भाई ने काम किया है, ये कह रहे इन्होंने कुछ नहीं किया। बताइए इनका ये लोग वो कर रहे हैं, 3 साल ये कुछ नहीं किया थे क्या? आप 3 साल चुनाव क्या इन्होंने कुछ नहीं किया? अरे आप चुनाव नहीं समझना चाहिए परवाज जी, 15 काम किया है इन्होंने। अगर ये कंटिन्यू थोड़ा बहुत कम किया है लेकिन किया है, का नौबत ही नहीं रहता। आप ऐसे मत बच्चे बोलिए, का जान नहीं जाता। कैलाश विजयवर्गीय जी के लिए ऐसे नहीं बोल सकते हैं आप। इन्होंने काम किया है, थोड़ा कम किया लेकिन नाम देखिए, जज्बात में नाम, जज्बात क्या, नाम कैसे? संजीव विजयवर्गीय, ठीक है संजीव विजयवर्गीय जी, जो कहीं का कहीं मत बनिए, तेज प्रताप को तेजस्वी मत बोलिए। आपने इनको क्यों वो कर दिया? क्या इन्होंने काम नहीं किया क्या? इन्हीं से पूछिए क्यों नहीं अल्पसंख्यक एरिया में इन्होंने काम किया? सीधा सवाल इन्हीं से पूछिए, टिप्पणी इन्हीं से पूछिए क्यों नहीं किया इन्होंने काम? सोचिए 8 बार हमारे देखिए डिप्टी मेयर रहे हैं। देखिए हम जरा बताएं। हाँ चलिए संजीव क्यों नहीं? संजीव जी को सुन लेने बताइए कि अगर 15 साल का विकास का खाका आप देखेंगे, 15 साल सरकार रही, अलग अलग कौम के पार्षद रहे, अलग अलग पार्टी के पार्षद रहे, सभी वार्डों में काम हुआ है, चाहे कोई भी पार्टी का पार्षद हो। झूठ बोलते हैं, झूठे हैं, अब बता रहे हैं। बात सुनिए, अच्छा बात सुनना चाहिए। अब है
विकास के लिए आर्थिक सहयोग सरकार की चाहिए। नगर निगम में जो उपार्जन होता है उस उपार्जन से आप सब सुविधाएं नहीं दे सकते। किसके शासनकाल में आप डिप्टी मेयर थे? हम सबके शासन में हम मधु कोड़ा के सरकार में भी थे, हेमंत जी के सरकार में भी थे, रघुवर जी के सरकार में भी थे और हेमंत जी के रघुवर सरकार में कितना फंड आता था ये बता दीजिए। रघुवर जी के समय एक चीज तो सबसे बढ़िया था, वो मैं जरूर बताना चाहूंगा, बिल्कुल बताऊंगा, आप सुनिए। हमने जितने भी तालाब और पार्क का निर्माण रांची शहर में जो आप देख रहे हैं, कम से कम 17 तालाब और कम से कम 12 पार्क, ऐसे पार्कों का निर्माण हम लोगों ने उस 5 वर्षों में किया। हमारे यहाँ इसलिए कि फंड मिलता था काम करने के लिए। सुनिए विजयवर्गीय भाई, बड़े भाई। अच्छा संजीव जी, पार्क एक मिनट में कमल साहब, पार्क की तो जो निर्माण हुआ वो हम भी देख रहे हैं और बहुत सराहनीय काम हुआ, लेकिन तालाबों को लेकर जो तालाबों का जीर्णोद्धार हुआ है, जो जानकार कहते हैं कि तालाब के अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिया गया। देखिए आपको बता रहे हैं, सुनिए, पहला तालाब नहीं, मैं एक बार मैं जरूर बताना चाहूंगा इस तालाब पर ही। अब इन्होंने कहा कि कहां कहां काम किया, अल्पसंख्यक मोहल्ले में नहीं काम किया। नहीं, अरे बड़गांव आपके सहयोगी कह रहे हैं, क्षेत्र ऐसा है, आपके सहयोगी कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। बड़गाई क्षेत्र अल्पसंख्यक का क्षेत्र है और वहां हम लोगों ने बहुत अच्छा तालाब का निर्माण कराया। अच्छा पहली बार ये देखने को मिला है कि एनडीए में शामिल एक दल दूसरे दल पर आरोप लगा रहा है और सत्ता पक्ष बचाव कर रहा है। काम किया, परवाजी ने झूठ बोला, डूब के मर जाता है, इनको शर्म नहीं है। शर्म कीजिए। सुनिए, कोर्ट इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणी करी, इसको शर्म नहीं है। 8 बार कोर्ट का खंडर खाने के बाद भी इनको शर्म नहीं है। बेशरम की तरह बात कर रहे हैं। जनता को सब याद रहेगा, जनता इसी याद करके आपको वोट देगी। विजयवर्गीय साहब ने कहा कि हमने तालाबों पर बहुत काम किया। ऐतिहासिक जगह है जगन्नाथपुर, एचईसी में एक है जगह, जानते होंगे, वहां जानते नहीं होंगे। जब हम लोग निकले हैं तो वहां की स्वीकृति दिला के निकले हैं। काम क्यों नहीं हो रहा है वो आज की सरकार, आज का नगर निगम प्रशासन को बताना चाहिए। हम लोगों ने टेंडर निकालवाया था, 2022 कहाँ टेंडर निकला है? अच्छा नहीं, कहाँ टेंडर निकला है? गलत बात। आप भी 3 साल आप सोए हुए थे ना कमल साहब। परवाजी आप झूठ बोलते हैं, आप रुकिए भाई। 3 साल आप सोए हुए थे ना। अभी परवाजी आप झूठ बोलते हैं, आप जगन्नाथपुर तालाब का निविदा 2022 में अगर नहीं निकला होगा तो आप जो बोलेंगे तो हम लोग उसका ये अभी टेंडर निकला है। नहीं अभी 1-1.5 साल पर, 1 साल भी 1-1.5 साल नहीं, हमारे 1 साल भी नहीं हुआ है टेंडर निकला। हम वहां रहते हैं, आप कभी देखने ही नहीं, आप लोग जाते हैं एचईसी को। 2000 आप लोग उसको अलग मान के चलते थे, एचईसी पर आपका ध्यान ही नहीं रहता था। भी हम लोगों ने पार्क का निर्माण कराया, जिसका परिणाम बोल लेंगे। जहाँ जीवन भर कभी सड़क नहीं बना था वहां कालीकरण कराने का ये बात आपका नहीं है, दल खोल दिया है। अच्छा ये जो कमल साहब जो ये कह रहे हैं पार्क का निर्माण कराया वो देखने को मिलता है और वो बहुत अच्छी पहल। लेकिन सुनिए, सवाल सुन लीजिए। लेकिन जो तालाबों को और 100 करोड़ की लागत से हम स्वर्णरेखा को जो बदलाव करने जा रहे थे, सीमेंटेड कर दिया, मतलब नाली बना दिया, नाला बना दिया। और कहा जाता है कि रिचार्ज कैसे होते, डैम तालाब रिचार्ज कैसे होते? नगर विकास विभाग से बना जब सारिक भाई, तो उसमें विजयवर्गीय जी का योगदान है कि नहीं है? नगर विकास विभाग में कहा रांची नगर निगम आ गया। हाँ, नगर विकास विभाग ने वो योजना लाई, हो सकता है उसमें कुछ विसंगति रही होगी, जिसका परिणाम जितना अच्छा निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। लेकिन इसका मतलब गलत हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। काम आप लोगों ने आपने भ्रष्टाचार का संलिप्तता तो स्वीकारा ना कि उसमें हुआ है। नहीं, भ्रष्टाचार की बात ही नहीं है। अरे कैसे नहीं भ्रष्टाचार है? आपने एक नदी को नाला बना दिया, ये उद्गम बिंदु है, यहाँ का स्वर्णरेखा है, यहाँ का लाइफ लाइन है, आप उसको नाला बना दिए। आप इस पर काम कौन सरकार थी जिसका परिणाम है कि ये काम नहीं हो पाया? तो इसका मतलब है कि जब वो नाला बन रहा था उस समय नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, इसका मतलब नकारा आदमी थे, उन्होंने गलत काम किया। उनके खत्म होते होते तो दूसरा फेज का सामने नहीं आया काम। अरे पहला ही फेज नाला बना दिया, कहाँ आप आके नाला बनवा दें? अरे 3 साल 8 बार आप झूठे हैं।
3 साल 8 बार कोर्ट का फटकार, लोकतंत्र के दुश्मन, असंवैधानिक, ये बार-बार बना दिए तो हम लोगों ने बोला ही है, इसमें डिबेट भी हुआ है। ये लोग कार्यालय को बंधक बना लिए। परवाज साहब, इसका क्या औचित्य है? कोर्ट ने जब फटकार लगाई, हमने डिबेट किया है उस पर, सरकार से सवाल पूछा, अब तो डेट घोषित हो गए, एकदम घोषित हो गए। मैं वही तो बोल रहा हूँ, जनता को सब याद रहेगा। ये संवेदनहीन सरकार आज से हम सुधर गए। चलिए, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सुधर गए और चुनाव हो रहा। अब हारने के डर से क्यों बेचैन है भाई? नहीं, हारने के डर से कहा, हम तो बोले जनता को सब याद है, करा दीजिए, जनता को सब याद है। आप संवेदनहीन सरकार, सुन लीजिए, इस बार जनता बताएगी ना कमल साहब, सबसे कि आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। वहां 1 महीना गिनती होता है बैलेट पेपर का, और आपके यहाँ 4 दिन में आप डर गए। आप हरियाणा को ध्यान से नहीं देखे। आपका आदमी बैठ के टीवी पर बता रहा है, सीसीटीवी कैमरा में आ रहा है कि आप चोरी कर रहे हैं, आप दूसरे दुनिया को चोर बता रहे हैं, तो नहीं चलेगा। अब जो है चुनाव घोषणा हो गया है, मुझे लगता है कि आजसू को कमर कसना चाहिए, उसका कमर ढीला हो गया है। बीजेपी के पास मुद्दा नहीं। भाई साहब, आजसू पार्टी ने तो आपसे राज ले लिया। कांग्रेस वाले ये चीज काहे भूल जाते हैं? आजसू का तेवर ही झारखंड बना दिया कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाले केवल अध्यक्ष चाहिए, वो देश का हो चाहे राज्य का हो, उसका सत्ता से जाना जायज है। और बीजेपी आजसू फिर एक बार सत्ता से जाएगी, नगर के सत्ता से भी। चलिए क्षितिज तो सामने आएगा, ठीक है, आ जाएगा। देखिए शारिक जी, ये बार बार कोर्ट का अगर बात कर रहे हैं तो मैं कोर्ट का 2021 का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कि पहले बंगाल हाई कोर्ट में ये लोग गए थे, जहां पे कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि मनरेगा के मजदूरों को पैसा देना चाहिए केंद्र सरकार को। इसके बाद ये केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से भी फटकार लगाया गया और इनको कहा गया कि मनरेगा के मजदूरों को पैसा दिया गया। आज तक पैसा रिलीज नहीं किया गया है, तो कोर्ट का आप लोग कैसे अवहेलना करते हैं शारिक जी, परवाज जी, आपके गठबंधन के लोग, वो आप सुन लीजिए। कोर्ट को इतना आपने कह दिया। किस प्रकार से आज संजीव विजय वर्गीय जी के कामों क्रियाकलापों को उन्होंने जो काम किया गया, उसका परवाज जी ने पोल खोला। ये जबरदस्त लगा। इन्होंने जाति देख करके काम किया, ये हम नहीं कर रहे हैं। या तो परवाज जी झूठ बोल रहे हैं, या नहीं तो इन्होंने ऐसा किया होगा। अल्पसंख्यकों के एरिया में इन्होंने काम नहीं किया। बहुत गलत किया आपने संजीव विजय वर्गीय जी। आपको प्रतिनिधि थे, आप सबके प्रतिनिधि थे, तो आपको जाति घुमा के दिखाया। परवाज जी को घुमाइए, हम मना कर रहे हैं क्या? घुमाइए परवाज जी को। परवाज जी, आरोप सत्ता कर रही है, आपके सहयोगी का है। कल से कच्ची नाली में 2 साल का बच्चा डूब के मर जाता है, ये बात को घुमा रहे। हम भी देख, ये आए थे अल्पसंख्यक का कल्याण करने के लिए, 15 सूत्री का मीटिंग तक नहीं करा पा रहे। अरे आप भ्रम कब तक डालिएगा? ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ कर लीजिएगा। जनता को याद है कि 3 साल तक खुली। अरे बहुत एक्टिव डिप्टी मेयर रहे हैं भाई रांची नगर निगम के, ऐसे आप लोग डायरेक्ट नहीं बोलिए। हम लोग तो बहुत एक्टिव, जनता को याद है, कुछ ना कुछ तो जब एक्टिव रहे और जातिवाद, इन्होंने धर्मवाद इन्होंने कर दिया। अल्पसंख्यकों के एरिया में इन्होंने काम नहीं किया कि किया है आपने। यहाँ बोलने से थोड़ी ना, तो परवाज जी को लेके जाइए ना, हम भी चलेंगे। तो हम चलेंगे, परवाज जी को लेके चलिए, हम लोग चलेंगे, और हम भी बताएंगे। 3 साल आप कितना अल्पसंख्यक के लिए काम किए, 15 सूत्री का कितना मीटिंग किए, चलिए बताएंगे। आप दिखाइए कोई भी अल्पसंख्यक एरिया में आप 15 सूत्री का मीटिंग कितना किए, जो केंद्र अनुदान करता है 15 सूत्री के लिए। हालांकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन कितनी तैयारी, क्योंकि पार्टी समर्थित उम्मीदवार तो रहेंगे जरूर। क्या बोले? कितनी तैयारी है? क्योंकि दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टी के समर्थित उम्मीदवार तो रहेंगे चुनावी मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक बूथ में हैं और बहुत मजबूती से हैं, क्योंकि हम लगातार 5 वर्षों तक बूथों तक रहने का काम करते हैं। जी जी। इस बार भी प्रत्येक वार्ड में आप देखिएगा हमारे कार्यकर्ता बहुत तादाद में जीतेंगे। पिछली बार भी हम लोग लगभग 32-33 की संख्या में रांची नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीते थे। इस बार चूंकि असंतोष है, पिछले 3-4 वर्षों में जो क्रियाकलाप रांची नगर निगम ने किया है, उसकी असंतुष्टि आपको इस चुनाव में दिखेगी। और हम 53 वार्ड में 40 वार्ड में जरूर जीतेंगे। अब मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आप
मिला लीजिएगा गिनती। अगर ये गिनती नहीं मिलती है तो आप जो बोलेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अब बात के डिबेट में भी मुझे आप जरूर बुलाइए। चलिए कमल साहब, देखिए इस बार ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है तो ये तो तय है कि ये जो हमेशा 70 पार 72 पार 82 पार ये तड़ी पार हो जाएंगे लोग, एकदम निश्चित इनको तड़ी पार होना है, क्योंकि 56 सीटों को जीतकर हमने सरकार बनाया है और जनता ने मुझे चुना है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि जो लोकल सरकार होगी उसमें विजय वर्गीय जी जो 15 साल काम नहीं किए हैं परवाज भाई के अनुसार, उसका खामियाजा बीजेपी भुगतेगी 3 साल। और हम लोगों ने जो तैयारी की है, जी, हम लोग जो कांग्रेस के आइडियोलॉजी को जो लोग मानते हैं उसके पीछे पूरी शक्ति के साथ हम लोग खड़ा होंगे, और राज्य में जो सरकार चल रही है नगर में भी उसी की सरकार चलेगी। अच्छा, ये मतलब कांग्रेस इंडिविजुअल जा रही है पार्टी समर्थित उम्मीदवार या गठबंधन समर्थित उम्मीदवार? देखिए ये जो विषय है इस पर एकदम सहमति है कि निश्चित रूप से हम लोग जरूर गठबंधन में इस बात को रखेंगे, लेकिन ये दलीय आधार पर नहीं है। अगर कोई लड़ना चाहेगा, देखिए किसी के मनसा पर हम लोग तलवार नहीं चलाते हैं, वो लड़ सकता है। हम लोग बीजेपी के लोग नहीं ना हैं कि उसको किसी को जुमले में फंसा देंगे। हम लोग छूट सारे लोग को देंगे, लेकिन जो मेरी आइडियोलॉजी को मानेगा उसी का समर्थन करेंगे। चलिए आंसू से भी वही सवाल। आप प्रभात साहब, जो आंसू के कार्यकर्ताओं का मन है कि भाई ज़्यादा हम लोग पार्टी समर्थित उम्मीदवार ये आए, क्योंकि एक बैकअप आएगा, एक जोश, एक उत्साह आएगा अगर जीत के आते हैं तो क्या एज अ एनडीए आप लोग समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे या आंसू अपर हैंड रहने की कोशिश करेगी? देखिए कोर्ट का टिप्पणी के साथ ये लोकतंत्र के दुश्मन को जनता तो सिखा ही देगी, जनता तो सिखा देगी। देखिए जो ये भ्रम फैला के आए थे, फैलाने के बाद भी पिछला आप 1 साल का डेटा निकाल के आप देखेंगे, हजारों युवा आजसू पार्टी में ज्वाइन किए, क्योंकि इनकी नाकामी, ये युवाओं को रोजगार देने आए थे ना, तो वो सब युवा से लेके माता बहने आज चंदवे कांके चंदवे में भी सैकड़ों महिलाएं आज आके आजसू पार्टी का दामन हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व को उन्होंने थामा है। बीता हुआ नेता है। अब सुनिए सुनिए कमल साहब बीच में हम नहीं बोले, नहीं तो अभी आपके के राजू जो बुलाए थे मीटिंग में ना, 48 नगर निकाय बताए थे, 4 आदमी आए थे मीटिंग में के राजू का। अभी आर्काइव आप निकाल के देख लीजिएगा, हमसे मत लीजिए, नहीं तो हम धागा खोल देंगे कमल साहब, धागा खोल देंगे इस तरह की चीजों को लेकर। आप कितना कम पहले देखिए, मंत्री आपके रहते कि नहीं, विधायक आपके खुश है कि नहीं आपके मंत्रियों से, आप ये देखिए आपके विधायक खुश है कि नहीं मंत्री से, मंत्री खुश है कि नहीं विधायक से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मुलाकात करते हैं मंत्री, जाके राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं। पहले आप अपने में जाके झांक दीजिए। आप टॉपिक को बोले ना, लोकतंत्र के दुश्मन, आप इस तरह का बात नहीं करेंगे। ये कोर्ट का टिप्पणी है, लोकतंत्र के दुश्मन। 3 साल आपने नगर निकाय चुनाव होने नहीं दिया। अब हम बोलते हैं कि आजसू पार्टी हर एक जगह मजबूती के साथ लड़ेगी और जनता के हित की बात करेगी। अरे आप कुछ भी कर लीजिए, आपका चिल्लाना, आप आरजेडी वाले को चिल्लाने की बात है, लाश हमेशा चिल्लाते रहती है, ये बात है। हम लोग चिल्लाते चिल्लाते झारखंड अलग कर लिए, झारखंड अलग कर लिए। आप कुछ भी कर लीजिए, बोले ना कि लाश चिल्लाते रहे, ये वैसा लाश है जो बोलते रहे, लेकिन आजसू पार्टी जो विजन लेकर चला है माननीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो जी का, वो जनता के लिए है। संजीव साहब फाइनल कमेंट आपसे लेते हैं, आप शांत हैं। अच्छा कमल साहब, संजीव साहब फाइनल कमेंट। देखिए नगर निकाय का चुनाव आ गया, बिगुल बज गया है। इस सरकार ने जनता को छलने का काम किया है और लोग समझ गए हैं। भारी दबाव के बाद इन्होंने इस चुनाव को संपन्न कराया है। पर संजीव साहब, घाटशिला उपचुनाव में भी आप लोग यही कह रहे थे कि भाई परेशान हो गई है जनता इससे, इस सरकार से, फिर नतीजा उनके पक्ष में आ गया। देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मिस कॉल करे वाला पार्टी हमेशा ऐसा ही बात करेगी, सब कुछ सामने नजर आएगा, आप चिंता मत कीजिए। सब रिजल्ट सामने आने वाला है। और जिस तरह की सरकार ने ये काम किया है, जो शहर में अव्यवस्था फैलाई है, उस अव्यवस्था का जवाब जनता देगी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी आजसू
ऐसे समर्थित जो भी उम्मीदवार रहेंगे वो हार के ज्यादा जाएंगे। से ज्यादा संख्या में जीत के चलिए क्षितिज नगर कम शब्दों में निकाय रखिएगा। में आएंगे। क्षितिज कम आपके शब्दों में। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 15 सालों में संजीव विजयवर्गीय जी ने जिस प्रकार से जाति और धर्म को देख करके काम किया है, आपको सोचने की आवश्यकता है। ये चुनाव का समय आ गया है और इनका पोल इनके ही साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, और अगर ये झूठ है तो ये झूठे हैं। झूठों से बच के रहिए, झूठों से बच के रहिए। का मीटिंग नहीं किए आप। चलिए समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। ठाकुर साहब, कमल ठाकुर साहब, बेहद शुक्रिया आपका। क्षितिज बेहद शुक्रिया। परवाज साहब बहुत शुक्रिया। संजीव साहब आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज को और इस डिबेट को दिया।